नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है MK जैन क्लासेस। एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर पूनम धीमन। और आज हमें क्या स्टार्ट करना है? हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर स्टार्ट कर लिया है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हमने वेरियस किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ लिए, किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ लिए। और जो मोस्ट एक्सेप्टेड था दैट वाज ऑफ विटेकर, उसकी भी हमने मेरिट्स डीमेरिट्स सब कल डिस्कस कर ली। अब इस चैप्टर में बाकी क्या बचा है देखिए, हमने अभी तक पढ़ा क्या है। हम लोगों ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा था, तो वो 5 किंगडम क्या कहते हैं? सबसे फर्स्ट किंगडम जो है हमारे पास दैट इज मोनेरा। मोनेरा के बाद वी हैव प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद वी हैव पंजाई, देन वी हैव किंगडम प्लांटी, एंड देन वी हैव किंगडम एनिमेलिया। वी हैव दीज 5 किंगडम्स। ठीक है, अब हमें इस चैप्टर के अंदर क्या करना है आगे? मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई को पढ़ना है इन डिटेल। उतनी डिटेल नहीं कि सब कुछ पता चल जाए, लेकिन हमारी एनसीईआरटी की बाउंड्रीज के हिसाब से, और थोड़ा बहुत एक आध पॉइंट में बाहर भी जाएंगे क्योंकि वो रिक्वायर्ड है हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए और हमारे एग्जाम्स के लिए। गॉट इट? तो थोड़ा एनसीईआरटी हल्का फुल्का ज्यादा ही रहेगा हमारा कंटेंट, तो उसको छोड़ना नहीं है बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड। तो ये 3 चीजें तो हम यहीं पे पढ़ेंगे इन चैप्टर 2 में। उसके बाद ये जो किंगडम प्लांटी है ना, तो प्लांट किंगडम के नेम से पूरा एक चैप्टर बनाया हुआ है, दैट इज योर चैप्टर 3। और उसके बाद है एनिमेलिया, इसको हम पढ़ेंगे एज चैप्टर 4 ऑफ योर बुक। गॉट इट? तो अभी हम सेकंड चैप्टर में ही हैं। सेकंड चैप्टर में अभी हमने एक पार्ट फिनिश अप किया है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे विद दी मोनेरा। और ये मोनेरा एक लेक्चर में खत्म नहीं होगा, तो वी विल ट्राई टू कंप्लीट इट इन 2 lectures। तो लेट्स स्टार्ट विद दी मोनेरा टुडे। ठीक है, क्या है मोनेरा? चलिए पहले तो हम एक अच्छी सी बढ़िया सी डाल लेते हैं हेडिंग, दैट इज वी आर गोइंग टू स्टार्ट द किंगडम मोनेरा। मोनेरा, मोनेरा, मोनेरा। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। तो क्या है मोनेरा के अंदर? हमने किसको प्लेस किया था? सबसे पहले तो इसकी स्पेशलिटी पहचानो। किसको रखा था इसके अंदर? ओल यूनिसेल्यूलर यूकेरियोट्स। सोचिए सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। ऑल यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स। तो ये सारा का सारा फाइलम, फाइलम कह रही हूं, किंगडम किसका है? यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स का है। गॉट इट? चलिए, तो यहां पे अब सोल मेंबर्स कौन होंगे? सोल मेंबर्स मतलब मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स इस किंगडम में कौन होंगे? बैक्टीरिया। कौन होंगे? बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया? कार्ल वूज जी ने तो क्या कर दिया था? एंशियंट बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया को अलग कर दिया था, न्यू वर्ल्ड बैक्टीरिया को अलग कर दिया था, 2 अलग डोमेन बना दी थी। लेकिन उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है तो बैक्टीरिया ही, तो हम तो विटेकर को फॉलो करेंगे क्योंकि मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन थी और हम उसी को फॉलो करते हैं अप टू द हायर क्लास, जहां मर्जी तक पढ़ लो। तो अकॉर्डिंग टू दैट, all type of bacteria, whether archibacteria, whether eubacteria, are included under this single kingdom, that is मोनेरा। तो हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे? हम आर्कीबैक्टीरिया भी पढ़ेंगे और हम यहाँ पे यूबैक्टीरिया भी पढ़ेंगे। समझ में आया? तो जितने भी, और इसके अलावा भी कुछ और अलग से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम माइकोप्लाज्मा बोलते हैं, वो भी यहीं पे पढ़ेंगे। वो जो पढ़ाएंगे तब मैं आपको करवा दूंगी। तो बैक्टीरिया के बारे में बताइए, क्या है बैक्टीरिया? एक चीज तो मैंने लिखी थी ऊपर, क्या है ये? दीज आर दी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। फिलामेंटस फॉर्म में भी मिलेंगे, वो भी आपको बताया जाएगा। यूजुअली मोस्टली ओपनली क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कैसे हैं? प्रोकैरियोटिक हैं, वो वाले फीचर अभी हम डिस्कस करेंगे जब हम इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक उठाएंगे। अभी तो हम किंगडम मोनेरा की इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। किसके अंदर कौन है? बैक्टीरिया रहते हैं जो यूनिसेलुलर हैं, बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं। कैसे हैं? सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, बट
with diverse metabolic diversities। ये भाई आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। विद डाइवर्स मेटाबॉलिक डाइवर्सिटीज, इनमें बहुत सारी, या कॉम्प्लेक्स, डाइवर्स होगा या लिखा होगा कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक डाइवर्सिटीज। भैया इनके मेटाबॉलिज्म में बहुत सारी डाइवर्सिटीज हमें देखने को मिलेंगी। अभी जब इस फाइलम में हम आगे पढ़ेंगे ना बैक्टीरिया का मेटाबॉलिज्म, जब आप देखेंगे उस चीज को, ठीक है। और कैसे हैं बैक्टीरिया, कैसे हैं? दीज आर ऑल्सो प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक का मतलब समझते हो? मे चेंज देयर शेप, मे चेंज देयर शेप। और क्या खास बात है इस मोनेरा के मेंबर्स के अंदर कि दीज आर कोस्मोपोलाइटन। कैसे हैं? कोस्मोपोलाइटन। कोस्मोपोलाइटन का मीनिंग समझते हो? कॉस्मोपोलाइटन का मीनिंग होता है फाउंड एवरीवेयर, हर जगह मिलते हैं, इवन इन हार्श या एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। वेदर कह सकते हो या एक्सट्रीम कंडीशन, सच एज, क्या हो सकती है एक्सट्रीम कंडीशन? बहुत ज्यादा गर्मी है, सब कुछ जल जाए जहां पे, हॉट स्प्रिंग्स, है ना, कोई चीज जहां पे सरवाइव नहीं कर सकती वहां बैक्टीरिया सरवाइव कर लेगा भैया। डेजर्ट्स के अंदर बहुत एक्सट्रीम जब गर्मी पड़ती है, एकदम पूरे वो बंजर थार डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, इनके बारे में पढ़ते हैं ना, कुछ भी बायोडाइवर्सिटी नहीं मिलती, वहां पे भी बैक्टीरिया मिल सकता है। स्नो कैप, है ना, आर्कटिक एंटार्क्टिक, जहां कोई चीज सरवाइव ही नहीं कर सकती, बायोडाइवर्सिटी मिलेगी नहीं, वहां पे भी कौन बैठा हुआ है? बैक्टीरिया वहां पे भी बैठा हुआ है कि भैया मैं तो यहाँ पे भी सरवाइव कर सकता हूँ, है ना। मार्शी एरियाज हो गए, दलदल में हो गया, कुछ नहीं उग सकता जल्दी से, मार्शी एरियाज हो गए। तो इस तरह की कंडीशंस जहां पे और कोई चीज सरवाइव नहीं कर सकती, वहां पे बैक्टीरिया सरवाइव कर सकता है। तो इसीलिए बैक्टीरिया आर कोस्मोपोलाइटन। इवन बैक्टीरिया कैन बी फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। मतलब ये पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया में सरवाइव एज पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स का मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अब बैक्टीरिया कैसे पैरासाइट्स हो सकते हैं? बैक्टीरिया कैसे हैं पैरासाइट? पैरासाइट का मतलब समझते हो ना, जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के या तो अंदर रहे या उसके ऊपर रहे, फॉर रिक्वायरमेंट्स। कौन सी रिक्वायरमेंट? फूड की रिक्वायरमेंट, शेल्टर की रिक्वायरमेंट, एनी अदर रिक्वायरमेंट। तो पैरासाइट्स जो हैं, ये जो मोनेरन्स हैं, ये बेटा एंडो पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, और ये एक्टो पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। मीनिंग समझ गए? एंडोपैरासाइट का मतलब क्या है? इनसाइड दी होस्ट बॉडी, इनसाइड दी होस्ट बॉडी। अब हमारी बॉडी के अंदर, हमारी गट के अंदर कितने सारे बैक्टीरिया रहते हैं? सम आर गुड, जो रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी को, जिनका साथ, जिनकी सिम्बायोटिक एसोसिएशन। कुछ बैड बैक्टीरिया अगर घुस जाएं तो एंटीबायोटिक खा खा के उनको किल करते हैं ना हम लोग, क्योंकि वो क्या कॉज करेंगे? डिफरेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स, डिजीजेस। ऐसे ही एक्टोपैरासाइट्स क्या होते हैं? प्रेजेंट आउटसाइड दी बॉडी, उनको हम कहते हैं एक्टोपैरासाइट्स। गॉट इट? उसके अलावा क्या है? ये जो मोनेरन्स है, दीज आर दी मोस्ट एंशियंट, यू कैन से मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म नोन ऑन दी अर्थ। बहुत पुराने हैं। जब पुरानी अर्थ पे, जब बहुत रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था, कुछ भी नहीं था अर्थ के ऊपर, टेम्परेचर वॉज वेरी हाई, कुछ भी नहीं था, तब भी क्या यहाँ पे थे? बैक्टीरिया वर स्टिल देयर। कौन से बैक्टीरिया बोलते हैं उनको हम? ओल्ड वर्ल्ड बैक्टीरियाज, प्रिमिटिव बैक्टीरियाज, एंशियंट बैक्टीरियाज। क्या नेम है उनका? आर्की बैक्टीरिया। इनको हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। उसके बाद यू बैक्टीरिया सारे के सारे हमारे क्या आ जाएंगे? मॉडर्न बैक्टीरिया।
तो ये तो हो गई किंगडम मोनेरा की हमारे पास इंट्रोडक्शन। इसके बाद अब हम थोड़ा सा चलते हैं इनके जनरल फीचर्स की तरफ, क्योंकि पढ़ने क्या है, किंगडम मोनेरा का तो पता चल गया क्या है इसमें क्या नहीं। इस किंगडम के अंदर बहुत सारी आपको मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। मैक्सिमम हम बैक्टीरिया की बात करेंगे। बैक्टीरिया क्या थे, बहुत प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स थे जो इतनी रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट के अंदर भी मिले अर्थ पे उस टाइम पे। उसके अलावा क्या है, ये कॉस्मोपोलाइटन है, दे में इवन बी पैरासिटिक ऑल्सो, और हार्श वेदर कंडीशंस को भी विदस्टैंड कर सकते हैं, इसीलिए तो कॉस्मोपोलाइटन है। तो ये तो सिर्फ एक किंगडम की हमारे पास इंट्रोडक्शन हो गई। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, विल मूव ऑन टू द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। सॉरी, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसके, सब मोनेरेंस की बात नहीं करी, मैक्सिमम बैक्टीरिया की। ठीक है जी। कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं बैक्टीरिया, बताइए। अब ये भी बताया है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स कैसे हैं, यूनिसेलुलर है, सिंपल है, और कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक है। क्या है, प्रोकैरियोट्स है, यूनिसेलुलर है, सिंपल है और प्रोकैरियोट्स है। उसके अलावा कॉस्मोपोलाइटन वो हमने पॉइंट ऑलरेडी लिख लिया है। और क्या है इनमें, और क्या लिख सकते हो इनकी नेचर में, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग बैक्टीरिया के। बैक्टीरिया कैन बी यूनिसेलुलर बोला है ना, इट में बी कॉलोनियल, इट में बी फिलामेंटस ऑल्सो। यूनिसेलुलर तो लिखा है, मे बी कॉलोनियल और फिलामेंटस, फिलामेंटस भी मिल सकता है और कॉलोनियल भी। आगे आगे चलो, सब 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 एग्जांपल्स के अंदर सब कुछ आ जाएगा। इसके अलावा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, बैक्टीरिया क्या है, क्या है बैक्टीरिया के बारे में, और क्या लिख सकते हो, क्योंकि इनका प्रोकैरी मैंने लिखा है ना, ये क्या है प्रोकैरियोट्स, तो बस प्रोकैरियोट्स के फीचर शुरू हो जाओ लिखने। प्रोकैरियोटिक है तो क्या होगा, बहुत सिंपल होगा। सिंपल होने का मतलब क्या है, इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होंगी, राइबोसोम्स बहुत सिंपल होंगे, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इनके बीच में प्रेजेंट नहीं होगा। तो चलो इन पॉइंट्स को हम नंबर मतलब पॉइंट वाइज हम यहाँ पे लिख लेते हैं। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, है ना। क्या होता है ये, किसका फीचर होता है, प्रोकैरियोट्स का। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी ही नहीं होती, बनी है वो कहीं कहीं छोटे मोटे रेमनेंट्स पड़े होते हैं, अदरवाइज नहीं होती। न्यूक्लियोलस एब्सेंट, जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो भैया न्यूक्लियोलस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जो भी जेनेटिक मटेरियल है दैट इज नेकेड, क्या है, नेकेड जेनेटिक मटेरियल। और नेकेड जेनेटिक मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, न्यूक्लियोइड, या उसी का एक और नेम है उसको हम बोलते हैं जीनोफोर। ठीक है, ये तो आप रहने दो अभी, इसमें अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि सिमिलर टर्मिनोलॉजी अभी आएगी। तो नेकेड जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। और बेसिकली क्या जेनेटिक मटेरियल होता है, सोच के देखो, बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होता है बेटा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अलावा यहाँ पे और क्या प्रेजेंट हो सकते हैं, सम आरएनए भी प्रेजेंट होते हैं, प्लस सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। और उन नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज दी पॉलीअमीन्स। आपको इतना पता है ना, यूकैरियोट्स के अंदर जब डीएनए की पैकेजिंग होती है, थोड़ा सा आप 10th में पढ़ के आए हो डीएनए पैकेजिंग के बारे में, तो डीएनए की जब पैकेजिंग होती है, बिकॉज डीएनए इज इन अ सिंगल सेल, एक सेल के अंदर, हमारी यूकैरियोटिक सेल में, ह्यूमन में जो डीएनए होता है दैट इज 2.2 मीटर, एक दुपट्टे का साइज जो होता है ना, लेडीज जो सलवार कमीज के साथ जो दुपट्टा लेती हैं दैट इज यूजुअली 2.25 मीटर, 2.5 मीटर के आसपास, 2.2 मीटर के आसपास उसकी लेंथ होती है।
तो उस लेंथ का इतना लंबा डीएनए, और सेल माइक्रोस्कोपिक होती है, दिखती ही नहीं है, और उसके अंदर भी न्यूक्लियस की बात चल रही है जो हमें दिखता ही नहीं, 10⁻⁻⁶ मीटर उसका रेडियस है, इतना छोटा सा जो दिखेगा ही नहीं, बिल्कुल डॉट की तरह दिख रहा है, उसमें 2.2 मीटर लंबी चीज हमने एकोमोडेट करवानी है। इतना बड़ा डीएनए उसके अंदर पड़ा हुआ है भैया, इतना लंबा कैसे पड़ा होगा, कितना ट्विस्टेड कोइल्ड, कितनी उसकी दबा के पैकिंग की होगी जिस वजह से वो वहां पे आराम से रह रहा है न्यूक्लियस के अंदर। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए की हमें पैकेजिंग करनी पड़ी उसको, बिल्कुल इतनी लंबी थी, उसको ऐसे लिया मरोड़ा तरोड़ा, उसको कॉइल किया, ये किया वो किया। तो उस कॉइलिंग में, उस पैकेजिंग में हमारी हेल्प कौन करते हैं, वो हेल्प हमारी करते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट ही नहीं होते पैकेजिंग के लिए, इसीलिए प्रोकैरियोट्स के डीएनए को हम क्या बोलते हैं, नेकेड डीएनए। और बच्चे क्या कहते हैं नेकेड डीएनए क्यों है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है मैम, वो ऐसे ही पड़ा है, नंगा पड़ा हुआ, बिना विदाउट एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नहीं नहीं नहीं, उस सेंस में हमें उसको नेकेड नहीं बोलना है। नेकेड का एक्चुअल मीनिंग क्या है कि नो हिस्टोन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट फॉर पैकेजिंग, तो ऐसे ही पड़ा हुआ है वो डीएनए। लेकिन कभी भी ये नहीं लिखना कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। पोलियमीन्स का जहां पे नाम आ गया वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स ही हैं। तो नेकेड डीएनए का मतलब क्या है, नेकेड का मतलब क्या है, नो, नो पहले ही लगा देंगे तो आप नॉन इसको बनाते हुए देर नहीं लगाएंगे। तो हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट, किस चीज में हेल्प कर रहे थे हिस्टोन प्रोटीन, इन दी पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो आप रीजन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का भी दे दीजिए, लेकिन रीजन इसके पीछे सबसे मेन रीजन क्या है कि विदाउट एनी हिस्टोन पड़े हुए हैं। हिस्टोन उनको एक तरह का कवर प्रोवाइड करता है, एक तरह की पैकेजिंग प्रोवाइड करता है, लेकिन यहाँ पे वो एब्सेंट है, इसीलिए जेनेटिक मटेरियल कैसा पड़ा हुआ है, इट इज नेकेड। इसके अलावा क्या होता है, अच्छा अभी हमने डायरेक्टली न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस की बात करी, चलो जेनेटिक मटेरियल को पहले यहीं पे खत्म कर लेते हैं। इसके अलावा क्या होता है, ये तो हो गया जीनोमिक जेनेटिक मटेरियल जो जीनोम बना रहा है डीएनए। इसके अलावा भी डीएनए प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर समटाइम्स, जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। कहाँ पे प्रेजेंट होगा, इन दी फॉर्म ऑफ प्लाज्मिड्स। तो बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी प्रेजेंट होता है। किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उस स्ट्रक्चर को, दैट इज प्लाज्मिड। और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कैसा होता है, इट इज ऑल्सो डबल स्ट्रैंडेड होता है एंड सर्कुलर होता है। कैसा होगा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होगा और सर्कुलर होगा। और आपको पता है इसके ऊपर बड़े स्पेशल से जीन होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन अगर इसके ऊपर होगा तो ही ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होगा। अगर इसके ऊपर किसी भी तरह के सॉरी वो और कोई इंपॉर्टेंट इन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के जीन या कुछ और जीन कैरी किए उसकी वजह से हम इसको बायोटेक्नोलॉजिकल टूल की तरह भी यूज करते हैं इन दी बायोटेक्नोलॉजी। तो ये प्लाज्मिड्स जो है ना, बहुत 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 बड़ी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इनकी, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड्स। तो ये तो हमने डायरेक्टली किसकी बात कर ली, न्यूक्लियस की, क्योंकि हम जनरल कैरेक्टर का मतलब क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आनी चाहिए थी, सेल वॉल, जो जो बैक्टीरियल सेल का एनवलप है। कोई भी बैक्टीरियल सेल है ना, उसके पास क्या होती है, 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर होता है एक कैप्सूल, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, एक स्लाइमी लेयर होती है। उसके अंदर प्रेजेंट होती है सेल वॉल, और उसके अंदर प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन। गॉट इट। तो जो बैक्टीरियल सेल का है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, जो भी बैक्टीरियल सेल का जो एनवलप है वो किस चीज का बना हुआ है, 3 चीजों का बना हुआ है। सबसे बाहर क्या पड़ा है, एक कैप्सूल, जो हार्ड भी हो सकता है, स्लाइमी भी हो सकता है, ये है सबसे बाहर। उसके अंदर क्या पड़ी हुई है, सेल वॉल नंबर 2 पे। और सेल वॉल के सबसे अंदर क्या पड़ी हुई है, सेल मेम्ब्रेन, जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये जो कैप्सूल है, इट में बी स्लाइमी, इट में बी रिजिड। ये जो सेल वॉल है,
सेल वॉल किस चीज की बनी हुई है? इट इज मेड अप ऑफ म्यूरिन। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। या इन्हीं को, म्यूरिन्स को ही हम क्या बोलते हैं? म्यूको पॉलीपेप्टाइड्स। और कौन सा म्यूकोपॉलीपेप्टाइड या कौन सा म्यूरिन की बनी हुई है? सेल वॉल। क्या बोलते हैं? आपने एक लाइन रट रखी है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। वो जो पेप्टाइडोग्लाइकन है ना, वो एक म्यूकोपॉलीपेप्टाइड का ही तो नेम है, या एक म्यूरिन ही तो है वो। तो क्या नेम है उसका? पेप्टाइडोग्लाइकन। म्यूकोपॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं? जिनके अंदर शुगर भी होती हैं और प्रोटीन्स भी होते हैं। तो क्या पेप्टाइडोग्लाइकन एक म्यूकोपॉलीपेप्टाइड है, एक म्यूरिन है, क्योंकि यहाँ प्रोटीन्स भी हैं और यहाँ पे शुगर भी है। कैसे हैं? ये देखिए, पेप्टाइडो जो पार्ट आया है, पेप्टाइडो का मतलब क्या है? पेप्टाइड्स। पेप्टाइड किस चीज से मिलके बनी होती हैं बेटा? एमाइनो एसिड्स। और ग्लाइकन वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? ग्लाइकन इज यूज्ड फॉर शुगर्स। ये आपको अभी चैप्टर भी आएगा बायोलॉजी के अंदर, तो वहां पे ये और टर्म्स ज्यादा क्लियर हो जाएंगी अगर यहाँ पे नहीं भी समझ आ रही। ग्लाइकन वर्ड किसके लिए यूज होता है? फॉर शुगर्स। और यहाँ पे कौन सी शुगर्स यूज होती हैं पेप्टाइडोग्लाइकन बनाने के लिए? दो शुगर यूज होती हैं। कौन सी? एक शुगर है नैग और एक शुगर है नैम। तो नैग और नैम शुगर हैं, उनके साथ जुड़ जाते हैं अमीनो एसिड और उनसे बन जाता है पेप्टाइडोग्लाइकन। अब कुछ बच्चे इंटरेस्टेड होंगे, मैम नैग क्या होता है? नैग की फुल फॉर्म होती है बेटा, और ये लर्न भी करनी है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। और दूसरा जो नैम है, इट इज एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ये देखिए, एन एसिटाइल एंड म्यूरामिक। तो ये दो शुगर्स होती हैं सॉरी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये शुगर्स, इनके साथ अमीनो एसिड्स लग जाएंगे, तो अमीनो एसिड की वजह से सल्फर लिंकेजेस इनके बीच में आ जाएंगी, जिससे क्या बन जाता है? पेप्टाइडोग्लाइकन। तो पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है? इट इज अ म्यूरिन या पॉलीपेप्टाइड। कई बार क्वेश्चन क्या आ जाता है कि बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं लिखा होता, क्या लिखा होता? म्यूरिन्स। ये मैंने इसीलिए लिखवाया है। नहीं तो बच्चे कहेंगे मैम ऑप्शन ही नहीं था पेप्टाइडोग्लाइकन, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था वहां, तो म्यूरिन लिखा हुआ था, सुक्रोज लिखा हुआ था, और पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था। तो म्यूरिन का मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन इज एन एग्जांपल ऑफ म्यूरिन। गॉट इट? चलिए, और सेल मेम्ब्रेन तो हम सबको पता है किस चीज की बनी होती है, कैसी होती है सेल मेम्ब्रेन, किस चीज की बनी होती है? छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हो ना, लिपिड बाइलेयर की। क्या होती है? लिपोप्रोटीनेशियस। कैसी होती है? लिपो प्रोटीनेशियस। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, लिपिड्स की और प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। तो ये हो गया बैक्टीरियल सेल वॉल, मतलब बैक्टीरियल एनवलप। अगर हम बैक्टीरिया का सेल ड्रॉ कर रहे हैं, ये मैं बैक्टीरिया का अगर सेल ड्रॉ करूं, एक बैक्टीरियल सेल, अरे तो इस सेल में क्या है? दिस इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या प्रेजेंट होगी? सेल वॉल, जो किस चीज की बनी हुई है? पेप्टाइडोग्लाइकन की। और इसके बाहर क्या प्रेजेंट होगा? एक स्लाइमी लेयर, या रिजिड भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज कैप्सूल। तो समझ आ गई? ये तीनों तो मिलके क्या बना रही हैं? बैक्टीरियल सेल का एनवलप। ठीक है, और बीच में क्या प्रेजेंट है? मैंने अभी बताया है, सेंटर में क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पड़ा हुआ है एज जेनेटिक मटेरियल। लेकिन ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कैसा है? इट इज नेकेड। और बाहर क्या है इसके? मैंने कोई भी न्यूक्लियर एनवेलप नहीं बनाया है। दिस इज द जेनेटिक मटेरियल। लेबलिंग आप करते रहना साथ में। उसके अलावा यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज मीजोजोम। कई जगह पे देखना आप, जब बैक्टीरियल सेल ड्रॉ की हुई है जहां पे, वहां पे आप एक स्ट्रक्चर देखेंगे इस तरह का। ये जो
प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना हमारी अंदर की सेल मेम्ब्रेन, इट विल बी फोल्डेड इनसाइड, अंदर की तरफ फोल्ड होगी। और जहां पे ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है, इस फोल्डेड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज मीजोजोम। और इस मीजोजोम के क्या फंक्शन होते हैं, ये रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रोवाइड करता है। क्योंकि देखो प्रोकैरियोटिक सेल है ना, आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल आप 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं। कौन सी ऑर्गेनेलीज, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, गोल्जी बॉडीज नहीं होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, जितना कुछ हम पढ़ते हैं ना वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस कैसा है, देखो जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही पड़ा हुआ है, इट इज नॉट एनक्लोज्ड इनसाइड अ न्यूक्लियर एनवलप, नहीं बना हुआ ना, इसी को तो बोलते हैं प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस। तो ये जो मीजोजोम है, क्योंकि यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो आपको पता है रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, जब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इट इज द पावर हाउस ऑफ एनर्जी। क्यों, वहां पे क्या होता है, रेस्पिरेशन के टाइम पे बहुत सारी जो एटीपी जनरेट होती है ना, देखो रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या होता है, जो हमारा ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की हेल्प से ऑक्सीडाइज होता है और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। तो ये एनर्जी कहाँ रिलीज हो रही है, इन दी माइटोकॉन्ड्रिया। और ये सारा प्रोसेस करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। वो रेस्पिरेटरी एंजाइम कहाँ प्रेजेंट है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब यहाँ पे तो माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं प्रोकैरियोटिक सेल में, तो ये एनर्जी कौन रिलीज करेगा, मतलब एनर्जी तो रिलीज हो जाएगी लेकिन ये रेस्पिरेटरी एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट होंगे जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। तो ये एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं। तो क्योंकि जब सेल को माइटोटिकली एक्टिव होना है, जब सेल को डिवाइड करना है किसी भी तरह से, सेल अगर एक्टिव फेज में है तो उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। एनर्जी रिक्वायरमेंट के टाइम पे क्या होगा, ज्यादा एनर्जी चाहिए तो ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा, ज्यादा एंजाइम लगेंगे। वो ज्यादा एंजाइम कौन प्रोवाइड करता है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इनफोल्ड होके क्या कर लेती है, अपना सरफेस एरिया बढ़ा लेती है। तो ज्यादा बड़ी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके साथ एसोसिएटेड ज्यादा रेस्पिरेटरी एंजाइम, ज्यादा रेस्पिरेटरी एंजाइम कोरिस्पोंड टू मोर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। गॉट इट। चलिए, तो मीजोजोम का फंक्शन आप लिख लेंगे, क्या फंक्शन लिखेंगे, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, चलो ले जाते हैं यहाँ पे। तो हेल्प इन रेस्पिरेशन, कैसे रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम। तो मीन्स जिस बैक्टीरिया के अंदर मीजोसोम प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या वहां पे रेस्पिरेशन नहीं होगी, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, होगी। क्योंकि रेस्पिरेटरी एंजाइम सिर्फ मीजोसोम में प्रेजेंट नहीं है, पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। वो तो जब ज्यादा जरूरत है तो वो मीजोसोम ऐसे ऐसे मीजोसोम पड़ा होता है कि जितनी बड़ी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो उतना ज्यादा उसके ऊपर एंजाइम्स होंगे। तो वो अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऐसे तो कैसे बढ़ाएं, तो जब वो लंबी हुई तो वो इन्वेजिनेट हो गई, सरफेस एरिया बढ़ गया ना उसका। गॉट इट। तो ये तो हो गया मीजोसोम। तो ये तो बाहर सेलुलर एनवेलप की बात हो गई, डीएनए की बात हो गई। साइटोप्लाज्म हमें पता है इसके अंदर क्या भरा पड़ा है, सारा का सारा साइटोप्लाज्म। तो क्या साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, बताइए जी। अगला पॉइंट में यहां पे कंटिन्यू कर रही हूं, साइटोप्लाज्म इज डिवॉइड ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। कौन सी होती है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हमारी सेल्स के अंदर दो टाइप की होती हैं। कुछ तो होती हैं सिंगल मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनेलीज, कुछ होती हैं डबल। सिंगल वाली कौन सी होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडीज हैं, वैक्यूल्स हैं, स्फीरोसोम्स हैं, ग्लाइओक्सिसोम्स हैं, डिक्टियोसोम्स हैं, ये सभी क्या हैं, सिंगल एनवलप्ड या सिंगल मेम्ब्रेन। और डबल मेम्ब्रेन वाली कौन सी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है, ये सभी की सभी चीजें क्या है, एब्सेंट होती हैं। तो क्या इनको लिखना चाहिए या आपको ऐसे ही आप लिख लेना, मैंने बोल दिया है तो आप सुन लेना और इनको लिख लेना, क्योंकि इतने छोटे बच्चों की तरह सिखाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतना सब कुछ तो आप पहले पढ़ के आए हैं। तो साइटोप्लाज्म इज डिवॉइड, डिवॉइड का मतलब नहीं है, उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं है। ब्रैकेट में लिख लेना कौन कौन सी, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, लाइसोसोम, स्फीरोसोम, डिक्टियोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, और क्या आ गया हमारा ये क्लोरोप्लास्ट। इस तरह की चीजें यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है। तो फिर कौन सी ऑर्गेनेली प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली प्रेजेंट है, एक वो क्या है, राइबोसोम्स।
और राइबोसोम कौन से? 70S टाइप राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, है ना। और राइबोसोम कैसे होते हैं? दीज आर मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली। मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनेली तो कोई भी नहीं है, चाहे सिंगल मेम्ब्रेन वाली और डबल वाली, सारी एब्सेंट है। ये विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है राइबोसोम। और 70S राइबोसोम कैसा होता है? 70S राइबोसोम जो है, इट इज मेड ऑफ या कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट्स, 2 सब यूनिट का बना हुआ। और वो 2 सब यूनिट क्या है? एक सब यूनिट है 50S और एक सब यूनिट है 30S। एक सब यूनिट है 30S। अब आप कहोगे मैम टोटल करो, 80 हो गया, आपने 70 लिखा है। इसको टोटल नहीं करते बेटा, इसको टोटल नहीं करना, ये मैथ्स नहीं है, ये बायोलॉजी है। तो ये जो 50S वाली है इसको हम बोलते हैं लार्जर सब यूनिट, और ये जो 30 वाली है इसको हम बोलते हैं स्मॉलर सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट ऐसे होती है, एक होती है लार्जर सब यूनिट, एक होती है स्मॉलर सब यूनिट। तो दिस इज 50S एंड दिस इज 30S। अब ये जो 50S है ये किस चीज की बनी, क्या है, किस चीज की, मतलब ये राइबोसोम में अगर मेम्ब्रेन नहीं है तो राइबोसोम बना किस चीज का हुआ? राइबोसोम बेटा 2 चीजों का बना होता है। एक तो आरएनए, कौन से टाइप का आरएनए? हमारी सेल्स के अंदर 3 टाइप का आरएनए होता है, mRNA, tRNA, rRNA। तो rRNA का प्लस प्रोटीन का, दोनों चीजों का मिलके बना होता है क्या? ये सब यूनिट्स। तो 50S के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर प्रेजेंट है बेटा, 50S के अंदर प्रेजेंट है हमारे पास ये 15 है, ये है हमारे पास जो स्मॉलर सब यूनिट बना हुआ है, ये बना हुआ है 16S rRNA का। और ये जो लार्जर सब यूनिट है ये बना हुआ है 23S rRNA और 5S rRNA। ये अगर याद होता बड़ी अच्छी बात है, नहीं याद होता टेंशन नहीं लेनी, अभी सब आएगा, ये सब आएगा हमारे कोर्स में। अभी तो हम स्टार्ट हुए हैं, वी आर इन 11th, तो घबराना नहीं है अगर ये याद हो रहा है। मैंने तो लिख दिया है। तो 2 सब यूनिट का बना हुआ है 23S 5S और ये बना हुआ है 16S का, ठीक है, घबराना नहीं है। और ये S क्या है? ये S बार बार आपकी जान खाएगा। दिस S क्या है? इट इज नोन एज स्वेडबर्ग कोफिशिएंट या कांस्टेंट भी बोलते हैं, या इसको सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं। इसका एक और नेम है, इट इज आल्सो नोन एज सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो ये जो आरएनए, ये प्रोटीन, ये जो सब यूनिट्स है ना, इन सब यूनिट का सेडिमेंटेशन, डेंसिटी के हिसाब से इनका सेडिमेंटेशन करा के देखा जाता है और वो उसकी कुछ कैलकुलेशन होके ये कोफिशिएंट निकाले जाते हैं। तो ये उस कोफिशिएंट की वैल्यू है, इसीलिए इनको टोटल नहीं करते, ये स्वेडबर्ग की अपनी ही कैलकुलेशंस है। गॉट इट? तो ये तो हो गया कि इसके अंदर कौन सी ऑर्गेनेली प्रेजेंट है। देखो कौन कौन सी ऑर्गेनेली प्रेजेंट है। सबसे बाहर तो क्या प्रेजेंट है हमारे पास? एनवेलप, एनवेलप के अंदर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर ज्यादा ऑर्गेनेली नहीं है। क्या क्या प्रेजेंट था? एक तो पड़ा हुआ है न्यूक्लियोइड, मतलब कि ये जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है। और क्या प्रेजेंट था? मीजोजोम, वो मैंने बता दिया। और क्या प्रेजेंट है? हेयर एंड देयर सम प्लास, ये पड़े हुए हैं क्या? डबल स्ट्रैंडेड, ये जिनको, अरे क्या प्रेजेंट है हमारे पास? प्लाज्मिड्स। कहीं कहीं पे एक आध प्लाज्मिड भी बना लो बेटा, क्योंकि प्लाज्मिड मैंने लिखे हैं तो प्लाज्मिड बना लेते हैं, इनको लो लेबल कर लेना आप। ये डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर, ये मैंने क्या बनाया है? किधर गया प्लाज्मिड? जोड़ दें इसको ले जाके, ये प्लाज्मिड है। और ये क्या है हमारे पास? दिस इज न्यूक्लियोइड। अरे किधर किधर से कहाँ चले गए हम? दिस इज न्यूक्लियोइड, क्योंकि मेरे पास वहां पे स्पेस नहीं है, ज्यादा बड़ा सेल मैं बनाना नहीं चाहती, बहुत छोटी क्लास से आप ये सब पढ़ते आ रहे हो। इसके अंदर अब और क्या रह गया बताना? बचा है कुछ? कुछ बचा है? नहीं, एक ही ऑर्गेनेली थी वो हमने बना ली, दैट इज 70S राइबोसोम। अब क्या बात करें बताओ, और कुछ बचा है बैक्टीरिया के बारे में? हाँ, बैक्टीरिया की नेचर के बारे में कुछ चीजें बची हैं, और वो क्या है? ये तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में हो गया, ठीक है। फ्लैजेला वगैरह भी होते हैं इनके एनवेलप पे, क्या होता है बाहर इनके अंदर, क्या होते हैं? फ्लैजेला भी प्रेजेंट हो सकते हैं, पिलाई भी प्रेजेंट हो सकते हैं,
ठीक है, फ्लैजेला पिलाई में बी प्रेजेंट, और फिम्बरी, और फिम्बरी, इन सब का भी पता चल जाएगा, मे बी प्रेजेंट। फ्लैजेला प्रेजेंट होगा तो कैसा होगा, प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला, उसका एक अलग स्ट्रक्चर होता है, प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। पिलाए होते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब, एक्चुअल में इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन पिलाए जो होते हैं ना फ्लैजेला की तरह होते हैं, ये सिर्फ 1 to 4 ही हो सकते हैं। तो माना एक बैक्टीरियल सेल है, उसके सरफेस पे अगर ये पिलाए प्रेजेंट है, इधर आसपास अगर कोई और बैक्टीरिया होगा तो ये पिलाए उसके साथ अटैच हो जाएगा, एज कॉन्जुगेशन ट्यूब एक ब्रिज बना लेगा, और इसका जेनेटिक मटेरियल कॉपी होकर उसके पास चला जाएगा, उससे मिक्सअप हो जाएगा। तो एक तरह की क्या हो गई, सेक्सुअल मिक्सिंग अप हो गई ना, फ्यूजन ऑफ टू टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल, तो एक तरह का क्या हो जाएगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा, विच इज नॉट ट्रू। लेकिन टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे ही है, तो इसलिए इनको सेक्स पिलाए भी बोल देते हैं बैक्टीरिया के केस में। ठीक है, अब बैक्टीरिया के बारे में हमें और क्या बात करनी है, चलो करते हैं। बैक्टीरिया कैसे हैं? दीज आर ऑटोट्रॉफिक और हिट्रोट्रॉफिक। अब इसके ऊपर ना बेटा बहुत बड़ा जंजाला है, ये चीज आपकी एनसीईआरटी के अंदर लाइन लिखी हुई है, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हिट्रोट्रॉफ, मोस्ट of the bacteria are heterotrophs। heterotroph का मीनिंग समझते हो ना, द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर फूड by their own, they are dependent on others for their food requirements, and only some भी नहीं लिखूंगी, I will write few, और few के साथ आई थिंक ओनली की जरूरत नहीं होती है ना, ठीक है, and few are autotrophs। बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं, दे कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, लेकिन प्लांट्स की तरह नहीं बनाएंगे बेटा, वो भी उनका पूरा न्यूट्रिशन के बारे में आपको बताऊंगी। ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया क्या होता है, ग्रीन बैक्टीरिया क्या होता है, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होती है बैक्टीरिया के अंदर, प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजेनिक होती है, क्या डिफरेंस है प्लांट और बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस के बीच में, वो सारा नेक्स्ट लेक्चर में न्यूट्रिशन में बात करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, बस ये स्टेटमेंट आपने याद रखनी है अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफ्स, दे कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, बट फ्यू आर ऑटोट्रॉफ्स। तो उल्टा मत कर देना, ये मत लिखाना कि मोस्टली आर ऑटोट्रॉफ एंड फ्यू आर हेट्रोट्रॉफ, मेरा ये स्टेटमेंट यहाँ लिखने का ये मोटिव है। ठीक है, अब इसके अलावा बैक्टीरिया में हमारे पास और क्या बात करनी रह गई, चलिए अब हम बात करते हैं शेप्स ऑफ द बैक्टीरिया की, और कुछ रह गया तो वी विल कीप ऑन एडिंग। ठीक है, डिपेंड, अब है शेप्स, डिपेंडिंग अपॉन शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, oh sorry, depending upon shape of cell, bacteria are of following types। अच्छा, यहाँ पे जहाँ पे मैंने सेल वॉल लिखा है ना बेटा, यू में ऐड, क्या चीज ऐड करा सकते हो, क्या बैक्टीरिया के अंदर कोई ऐसा एक्सेप्शन है जहाँ सेल वॉल एब्सेंट हो? सेल वॉल जो है यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, सेल वॉल एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मास। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे जब मैं माइकोप्लाज्मा पढ़ाऊंगी तो वहां पे आपको लिखवा दूंगी। माइकोप्लाज्मा जो है सबसे माइन्यूट, सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म नोन है, क्या है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म नोन, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटे बैक्टीरिया से भी छोटे हैं, तो ये बैक्टीरिया वाली मोनेरन ही है ये भी, पर बिल्कुल सबसे छोटे वाले मोनेरन यही है, कौन, माइकोप्लाज्मा, एंड दीज आर डिवॉइड ऑफ सेल वॉल, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, दिस इज एन एक्सेप्शन। तो कभी भी मोनेरा में पूछे ना कौन से ऐसे मोनेरन है जहां पे सेल वॉल नहीं होती, दीज आर माइकोप्लाज्मास। तो
तो डिपेंडिंग अपॉन शेप ऑफ द सेल बैक्टीरिया आर ऑफ फॉलोइंग टाइप, क्या क्या फॉलोइंग टाइप के बैक्टीरिया हैं हमारे पास, देख लीजिए शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया की क्या क्या शेप्स हो सकती हैं। या तो इनकी शेप होगी, या तो ये होंगे रोड शेप्ड, कैसे होंगे, रोड शेप्ड, या ये होंगे बेरी शेप्ड, या आप कहोगे स्फेरिकल, है ना, गोल गोल राउंडेड, या ये होंगे कोमा शेप्ड, ऑफ द शेप ऑफ अ कोमा, या फिर ये होंगे कैसे, लहराते हुए भी होंगे, स्पाइरल होंगे। तो अगर रोड शेप्ड हुए, रोड्स कैसी होती हैं बताओ, रोड्स ऐसी होती है ना, लंबी लंबी ऐसे, तो अगर रोड शेप हुआ तो बैक्टीरिया का नेम होता है बेटा बैसिलस, क्योंकि बैसिलस वर्ड का ही मीनिंग होता है रोड, बैसिलाई। तो लैक्टोबैसिलस, इसका एक एग्जांपल क्या हो गया हमारे पास, लैक्टोबैसिलस, दही वाला बैक्टीरिया होता है ना, दूध के अंदर अगर हम वो छोटा थोड़ा सा जामन डाल दें, या क्या बोलते हैं उसको, है ना, इंग्लिश में तो इनोकुलम बोलेंगे, कि इतना सा गरम हल्का सा ल्यूक वार्म दूध लिया, दही ऐसे ही बनाते हो ना, हल्का सा ल्यूक वार्म दूध लिया, उसके अंदर इतना सा दही डाल दिया, विच एक्ट एज इनोकुलम, जिसको आप जामन लगाना बोलते हो, दही जमाना बोलते हो, या और मुझे नहीं पता और लैंग्वेजेस में क्या बोलते हैं। तो वो थोड़ा सा इनोकुलम डाल दिया, 4 5 6 आवर्स के बाद डिपेंडिंग अपॉन दी वेदर कंडीशंस क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जो मिल्क है वो क्या हो जाएगा, कर्डल हो जाएगा, सब सारी की क्या बन जाएगी, सब प्रेसिपिटेट होके क्या बन जाएगा, कर्ड बन जाएगा। तो कौन सा बैक्टीरिया होता है, वो इनोकुलम जो हमने थोड़ा सा डाला उसके अंदर क्या था, लैक्टोबैसिलाई प्रेजेंट थे, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट थे। तो वो बैक्टीरिया मिल्क के अंदर क्या मिल गया उनको, न्यूट्रिटिव मीडियम मिल गया, पूरा का पूरा हमने क्या दे दिया, कल्चर मीडियम दे दिया, अप्रोप्रिएट वेदर कंडीशन दे दी, ल्यूक वार्म कर दिया मिल्क को, तो धड़ाधड़ जो बैक्टीरिया है डिवाइड करेंगी बैक्टीरियल सेल, वो सारा का सारा क्या बन जाएगा, लैक्टोबैसिलस। तो बैसिलस बैक्टीरिया बेरी शेप्ड, गोल गोल होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, कोकस बैक्टीरिया, सुना है ना, स्यूडोकोकस, और कुछ याद आ रहा है मुझे, और कुछ मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, मोनोकोकस समझते हो, एक गोल सेल, दो जुड़ जाएंगी डिप्लोकोकस, तीन जुड़ जाएंगी ट्रिप्लोकोकस, चेन में जुड़ जाएंगी स्ट्रेप्टोकोकस, है ना, ये चेन वेन ये वो ये भी सब बताएंगे अभी। कोमा शेप्ड का मतलब समझते हो, कोमा शेप्ड कैसे होगा, ये लो ऐसा बैक्टीरिया अगर होगा तो उस बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज विब्रियो। और अगर वो स्पाइरल हुआ, और स्पाइरल बैक्टीरिया में जनरली हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजेला भी प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सच बैक्टीरिया इज नोन एज स्पाइरुलम, स्पाइरुलम बैक्टीरिया। और क्योंकि ये सभी की सभी बैक्टीरियल सेल्स हैं तो भैया इनमें सब में क्या बनाते चले जाओ, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस नहीं बोलूंगी मैं, क्या बोलूंगी, न्यूक्लियोइड। देखो वी हैव अ डायग्राम फ्रॉम एनसीईआरटी आल्सो, ये है एनसीईआरटी का डायग्राम, पहचान सकते हो, अभी बताया है। ये बेसिलाई कैसे है, लंबी लंबी रोड जैसे, तो ये क्या है, बेसिलाई, ये इनके बीच में ये मोटी मोटी, ये देखो ये पीछे रोड है ना, ये भी रोड है, ये आगे वाली को आगे स्पून लाइक कैसे बन गई भाई, यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन हो गया, तो वो स्पोरेंजियम उसका ऐसे बड़ा सा, मतलब बड़ा हो गया, यहाँ पे क्या बन रहा है, एंडोस्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ये भी पढ़ेंगे यहाँ पे। कोकाए, कोकाए कैसे हैं, बेरी शेप्ड है ना या राउंडेड है, ये वाले कैसे हैं, देखो मैंने कहा था ना फ्लैजेला भी होते हैं, फ्लैजेला होते हैं इन पे बहुत सारी जगह पे प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजेला की बेस पे भी इनकी शेप्स हम लोग पढ़ेंगे। तो ये फ्लैजेला कैसा है, स्पाइरुलम शेप्ड है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइरेला, कैसा है ये, स्पाइरल, स्पाइरल है ना, ऐसे 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 स्नेक जैसा। ये है विब्रियो, विब्रियो के लिए मैंने क्या बताया था, इट इज कोमा शेप्ड, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास टाइप ऑफ बैक्टीरिया, कितने टाइप के अलग अलग हमारे पास बैक्टीरिया हो गए। आई थिंक बैक्टीरिया की इंट्रोडक्शन इसके साथ खत्म हो जाती है। हाँ, बैक्टीरिया के अंदर हम एक चीज डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे, दैट इज रेस्पिरेशन कर लेते हैं, है ना, छोटा सा टॉपिक है वो यहीं पे कंपाइल अप कर लेते हैं, फिर बाकी का हम बाद में पढ़ेंगे, और शेप्स को भी ऑन दी बेसिस ऑफ फ्लैजेला भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारे पास क्या है, एक चीज डिस्कस कर लेते हैं हम, टाइप ऑफ बैक्टीरिया, या हम कर लेते हैं रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, टॉपिक का नेम डाल लेते हैं रेस्पिरेशन
इन बैक्टीरिया। सबसे पहले तो रेस्पिरेशन पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा कि रेस्पिरेशन के बेसिस पे बैक्टीरिया कितने टाइप का होता है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की बेसिस पे कैसे, देखिए बैक्टीरिया को हम ब्रॉडली बेटा क्लासीफाई करते हैं इनटू 2 कैटेगरी। एक होते हैं एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया। एक होते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया। लोअर क्लासेस में पढ़ के आए हैं हम इस चीज को। क्या होते हैं एरोबिक बैक्टीरिया, बताइए बताइए जल्दी से। ऑक्सीजन मस्ट हैव है इनके लिए फॉर देयर सर्वाइवल। क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंस इज मस्ट। और यहां पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज मस्ट। अगर ऑक्सीजन आ गई ना तो एनारोबिक बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। ये कब जिंदा रहते हैं, कहाँ पे, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी, एन ऑक्सीजेनिक। तो इन बैक्टीरिया को हम और क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज एन ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया। चलो ये और वाले अभी बाद में आगे जगह आएंगे वहां पे लिखेंगे। तो अब ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है इनको हम और क्या बोल सकते हैं, दीज आर ऑल्सो नोन एज ओब्लिगेट एरोब्स। इनके लिए एक्चुअल टर्म हम जब लिखेंगे तो वो एक्चुअल टर्म हमारे पास क्या है, दैट इज ओब्लिगेट एरोब्स। कि भैया ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए हमें। ओब्लिगेशन का मतलब क्या है, स्ट्रिक्टनेस है भाई। स्ट्रिक्ट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, मतलब ऑक्सीजन ऑफ प्रेजेंस इज स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड हियर। और इनको हम क्या बोलेंगे, दीज आर नोन एज ओब्लिगेट एनरोब्स। क्या होते हैं ओब्लिगेट एनरोब्स, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड। ऑब्लिगेशन होती है स्ट्रिक्टनेस की, भी चाहिए ही चाहिए या नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। ठीक है, ऑब्लिगेशन का मतलब स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे स्ट्रिक्ट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो स्ट्रिक्टली ऑक्सीजन की एब्सेंस में सरवाइव करेंगे और ये उसकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सरवाइव करेंगे। अब एक बैक्टीरिया होता है फैकल्टेटिव एनारोब। एक क्या आएगा हमारे पास, फैकल्टेटिव, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग फैकल्टेटिव अब आप कहोगे मैम एनारोब लिख रहे हो, आपको उधर लेके जाना चाहिए। और एक मैं लिख रही हूँ फैकल्टेटिव एरोब, है ना। कुछ बच्चों को लग रहा होगा मैम का टेबल ही गलत हो रहा है, एनरोब के नीचे एरोब आ गया, एरोब के नीचे एनरोब आ गया। लेकिन अभी मैं बताती हूँ, एनरोब इसके नेम में एनरोब है, लेकिन ये कैसे वाला एनरोब है, फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव एनरोब का मतलब समझते हो, ये नाम में एनरोब है बट इट इज एन एरोब, इसीलिए मैंने एरोबिक के नीचे लिखा है। फैकल्टेटिव एनारोब क्या होता है, फैकल्टेटिव एनारोब क्या होता है, ये वो एरोबिक बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी सरवाइव कर सकता है। टाइप ऑफ एरोब which may survive even in absence of oxygen। तो बताइए जी, ऑब्लिगेट एरोब समझ में आ गया। ऑब्लिगेट एरोब क्या था, स्ट्रिक्टली या स्ट्रिक्ट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। भैया ऑक्सीजन स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड है इस वाले, इसीलिए ये क्या है, ओब्लिगेट। ऑब्लिगेशन मीन स्ट्रिक्ट। और फैकल्टेटिव एरोब क्या, एनारोब क्या है कि भैया हूं तो मैं एरोब, कोई बात नहीं, पर मैं इतना भी स्ट्रिक्ट वाला एरोब नहीं हूं, अगर नहीं भी होगा ऑक्सीजन चलेगा, मैं अपना काम चला लूंगा, आई मे सर्वाइव। सिमिलरली जो ये एरोबिक बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया भी हमारे पास कितने टाइप का है, इट इज ऑफ 2 टाइप। क्या, ऑब्लिगेट एनारोब। ऑब्लिगेट एनारोब क्या है, स्ट्रिक्ट
इसके लिए भी लिख लेते हैं स्ट्रिक्ट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज मस्ट। और फैकल्टेटिव एरोब क्या होता है? फैकल्टेटिव एरोब क्या है? इसके नेम में एरोब है बट इट इज एन एनारोब टाइप ऑफ एनारोब। ये टाइप ऑफ एरोब था, ये टाइप ऑफ एनारोब है विच में सरवाइव। देखो एनारोब से आपको क्या समझ आ रहा होगा भैया? ऑक्सीजन नहीं आसपास होनी चाहिए, बट इट इज टाइप ऑफ एनारोब विच में सरवाइव इवन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो प्लीज 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 जैसे मैंने लिखा है ना, एरोबिक के नीचे ही लिखना है फैकल्टेटिव एनारोब, क्योंकि ये एक एरोब ही है। और इधर एनारोबिक बैक्टीरिया के नीचे आएगा फैकल्टेटिव एरोब। तो ये मैंने गलत नहीं लिखा है, मेरा मला खाली नहीं है ऊपर का, अभी इसमें भरा हुआ है सामान, ठीक है? तो आपको भी इसी ढंग से इसको याद रखना है। तो जब फैकल्टेटिव लगा लेते हो तो वो जुगाड़ जुगाड़ वाला बैक्टीरिया बन जाता है फैकल्टेटिव एनारोब। कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ बात को। फैकल्टेटिव एनारोब हूं ना, तो मेरी एनारोबिटी पे मत जाना, मैं एनारोबिक नहीं हूं, मैं एक्चुअल में एक एरोब हूं, लेकिन मैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी काम चला लूंगा, इसीलिए मैं एक फैकल्टेटिव एनारोब हूं। जुगाड़ वाला एनारोब बन जाता हूं जब ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं होती। और ये क्या है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो एक एनारोब होने के बावजूद भी वो एक काम चलाऊ एरोब बन जाता है। समझ आ गई? तो ये रेस्पिरेशन के बेसिस पे टाइप ऑफ बैक्टीरिया हमने यहाँ पे पढ़ लिए। और उसके बाद अब नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जो भी अब फालतू के, इनके फालतू के तो नहीं, हमारे कोर्स के ही हैं, जो भी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड और प्रोसेसेस हैं, दैट वी विल टेक अप इन दी नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।